इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से चंद मिनटों के बाद महाराष्ट्र में धारा 144 लागू हो जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो जब तक जरूरी काम न हो आप अपने घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए। किसी भी चौक चौराहे दुकान पर 5 लोग से ज्यादा जमा न हो। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये कर्फ्यू 15 दिनों तक लागू रहेगा। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ वही सख्ती बाकी जगह भी होनी चाहिए। आज अभी इस वक्त महाराष्ट्र का क्या हाल है, पूरे राष्ट्र का क्या हाल है, आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। भारत में कोरोना की सेकेंड वेव नहीं, जानलेवा वायरस की सुनामी आई है। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। इंटरनेशनल हेडलाइंस छप चुकी हैं। दुनिया ने कोरोना के जिस सेकेंड वेव को संभाल लिया उसे भारत क्यों नहीं संभाल पाया। इन हेडलाइंस को पढ़िए और डरिए, क्योंकि इस बार डरना जरूरी है। पहले इंडिया के लेटेस्ट और डरावने आंकड़े देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में देश के 10 राज्यों में कोरोना के 82% नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 16 राज्य ऐसे हैं जहां डेली न्यू केसेस की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में नए केसेस का आंकड़ा 60,212 पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 17,963, छत्तीसगढ़ में 15,121 और दिल्ली में 13,468 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस के नंबर्स डराने वाले हैं। बुधवार को एक्टिव केसेस का आंकड़ा 13,65,704 पर पहुंच गया। सिर्फ 24 घंटों के भीतर 1,01,006 एक्टिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 13 अप्रैल 2021 की सुबह 8 बजे तक 11,10,33,925 लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। सिर्फ 13 अप्रैल को 25,08,83 लोगों को वैक्सीन दी गई। वैक्सीन सुरक्षा तो देता है, मगर कोरोना से कंप्लीट सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लखनऊ में इस समय हालात जो हैं वो निश्चित तौर पर टफ हैं। नदी के उस पार शमशान में चिताएं जल रही हैं। सभी चिताएं कोरोना से मरने वालों की हैं। ये बैकुंठ धाम है, जिसे भैंसाकुंड भी कहा जाता है। इसके एक कोने में कोरोना से मरने वालों के लिए या अस्थायी चिता जलाने का इंतजार है। और आप अगर गिनेंगे इनको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक हम गिन पा रहे हैं। बहुत सारी चिताओं में जो अग्नि है वो कम हो रही है और बहुत सारे में ऐसा लग रहा है कि अभी अग्नि दी गई है। बिहार में दूसरे राज्यों से, खासकर महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनें कोरोना एक्सप्रेस साबित हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण ट्रेन से आने वाले लोगों में मिल रहा है। महाराष्ट्र में आज से 15 दिन के लिए संचार बंदी लागू की जाएगी, जिसके बाद लोग जो है अब ज्यादा ही पैनिक होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े चौंकाने वाले। लगातार दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। ये मॉर्चुरी है और यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जिनके परिवार के लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से। इस वक्त शहर शहर गांव गांव पैनिक सिचुएशन है। लॉकडाउन के चलते आए हैं आप लोग? हाँ। आप लोग इसीलिए आए हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा? लॉकडाउन के चलते आप लोग आए हैं? जी, लॉकडाउन की वजह से आया। खाने पीने की चीज के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। कोई महाराष्ट्र छोड़कर अपने गांव भाग रहा है। वहाँ पे हम लोग का पहले से टिकट था, लेकिन कल से घोषित किया है कि कल से लॉकडाउन, इसके लिए हम लोग आ गए। जैसे ही सब पूरी दुकानें बंद हो जाती है, हर को तकलीफ हो जाती है। जब मालिक खुद दुकान में नहीं, हम लोग काम कहाँ करेंगे। अपना गाँव है, अपना कुछ भी करके खा सकते हैं। वहाँ तो भीख मांगना पड़ता ना। भाजी का धंधा है, बंद हो गया। कहीं बीच सड़क पर जान जा रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। इस बीच देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कोरोना की सुनामी की वजह से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
12वीं की परीक्षा का नया शेड्यूल 1 जून 2021 को देश में कोरोना के हालात को देखकर तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र में बुधवार रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू हो चुका है। पंजाब में पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में अप्रैल के अंत तक नाइट कर्फ्यू, राजस्थान के 10 और गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू है। अब सवाल यह है कि ऐसी पैनिक सिचुएशन बनी तो क्यों बनी? जिस सेकेंड वेव को हम नहीं मैनेज कर पाए उसे दुनिया ने कैसे मैनेज किया, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। चीन और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों में महामारी के दूसरे दौर का असर काफी कम देखा गया। वैसे दोनों ही देशों में दूसरे दौर के संक्रमण के ओरिजिन को नहीं पहचाना जा सका, लेकिन पूरी तरह आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया। सख्त क्वारंटीन नियमों और तमाम सावधानियों की बदौलत महामारी को काबू में रख पाने में कामयाबी मिली। इसके अलावा फटाफट टेस्ट करने और कॉन्टैक्ट ट्रेस करने से भी काफी मदद मिली। जर्मनी और दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए सेकेंड वेव को काबू में रखा। जर्मनी में गर्मियों की छुट्टियों से लौट रहे हर व्यक्ति की टेस्टिंग की गई। इससे बाहर से आने वाले संक्रमण को रोका जा सका। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने अलग नीति अपनाते हुए अपने देश को पूरी दुनिया से काट लिया था। जब कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन की नीति चल रही थी, तब इन देशों ने वायरस के फैलने वाले इलाकों में लॉकडाउन का तरीका अपनाया था। सेकेंड वेव के दौरान दक्षिण अफ्रीका दुनिया का वो देश था जहां सबसे सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया। इसके बावजूद वहां केसेस की संख्या बढ़ती चली गई और इसकी एक बड़ी वजह थी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों का इकट्ठा होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत सेकेंड वेव में देख रहा था। लोगों की लापरवाही ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट, शादियों में इकट्ठा होना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, मास्क को लेकर लापरवाही बरतना सेकेंड वेव में भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना नंबर्स की मुख्य वजह रही। यकीन नहीं होता तो मुंबई से पटना पहुंचे इन लोगों की सुनिए, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं, शादियां अटेंड करने के लिए बिहार पहुंचे हैं, ये जानते हुए भी कि जाने अनजाने में वो कोरोना के संक्रमण में आ चुके होंगे। आप कहाँ काम करते थे? मुंबई में क्या काम करते थे? बॉम्बे मजदूरी करते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से आए? जी नहीं सर, शादी में जा रहे हैं। अच्छा, आप लॉकडाउन की वजह नहीं शादी की है। आप लोगों को क्या पहले से लग रहा था कि लॉकडाउन लगेगा? नहीं, हमको 4 दिन गया हुआ ही हुआ है। फिर इतनी जल्दी क्यों आए? ऐसे घूमने गए थे। आपने क्या वहाँ काम जहाँ कर रहे थे वहाँ काम बंद हो गया था? जी हा? नहीं। फिर अभी क्यों आए? शादी है घर में। आपके आने की वजह क्या है? लॉकडाउन ही है, काम बंद हो गया, परेशानी हो रही थी? शादी है परिवार के साथ? हाँ जी। तेजी से बढ़ता कोरोना ग्राफ भारत को घुटनों पर ला सकता है। यानी पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है, साथ ही साथ सिस्टम को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही के अलावा इस वक्त भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई, और चुनौती नंबर 2, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से इन दोनों को लेकर जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसी खबरें सुनने को मिली हैं, वो डराने वाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करीब 15% कोरोना मरीजों के फेफड़े काम नहीं करने की शिकायत है और उन्हें सांस लेने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 100 मरीज कोविड-19 से संक्रमित हैं, तो 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। कुछ मरीजों में सांस लेने की तकलीफ तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उनमें खतरनाक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है। इसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती ऐसे एक मरीज को 24 घंटे में
औसतन 3 से 4 सिलेंडर लगते हैं। पूरे देश में तकरीबन 500 फैक्ट्रियां हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाती हैं। कोविड से पहले इसमें से 15% का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए होता था। बाकी का मुख्य तौर पर इस्तेमाल स्टील और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस चलाने के लिए होता था। लेकिन कोरोना काल में अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी है, मगर इस वक्त कई राज्य कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। फिलहाल भारत में एक दिन की ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है, जो कि महामारी से पहले सिर्फ 900 टन थी। लेकिन फिलहाल डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से सिर्फ भारत नहीं जूझ रहा, कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को भी इसकी किल्लत का सामना करना पड़ा। मगर भारत के केस में एक बड़ा फैक्टर कालाबाजारी का भी था। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन में भी यही हुआ। फरवरी मार्च के दौरान रेमडेसिविर की मांग कम थी। इसकी एक्सपायरी डेट पास आने पर कंपनियों ने इसकी कीमत कम करके इसे स्टॉकिस्ट के पास डंप कर दिया था। लेकिन अब इसी पर जमकर मुनाफा वसूली हो रही है। देश के कई शहरों में मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लाइनें लग रही हैं। फिर भी लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल भी रहा है तो इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आदेश भी किए हैं और स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बराबर जिसे कहते हैं आग्रह पूर्वक चेतावनी दी जा रही है कि आप इसको अपने अपने स्टेट्स में कंट्रोल करिए। और जो लोग गलत तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर रहे हैं या दवा का अनाप शनाप दाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की जरा सी लापरवाही और सिस्टम की चूक ने कोरोना को एक नया रौद्र रूप दे दिया। इसका डायरेक्ट असर सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों पर हुआ। एग्जाम रद्द होने और डेट आगे बढ़ने दोनों की टेंशन, ऊपर से कोरोना का डर। अभी पता नहीं है, अभी कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है स्कूल्स के लिए। और अभी हमारे स्कूल में ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि कोविड का केस भी आ गया था। अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए तो पोस्टपोन करना अच्छा डिसीजन रहा गवर्नमेंट का, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द स्कूल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन राइट नाउ। हम तैयारी तो पूरी थी, क्योंकि इस पूरे साल हमने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही ली है, तो हमारे पास पूरे दिन बहुत टाइम होता था सेल्फ स्टडी के लिए, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है 12th में, तो तैयारी तो हमारी पूरी थी। अगर हाँ, बीच में टेंशन भी हो रही थी कोरोना को लेके, क्योंकि कोरोना में बाहर जाना, एग्ज़ाम देना, वो थोड़ा फैमिली और हम सब के लिए स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जिस स्पेस से कोरोना भी बढ़ रहा है, उसमें एग्ज़ाम देना के साथ साथ एक और बीमारी का भी टेंशन हो रहा था। लेकिन अब फेब एंड से जब केसेस बढ़ने लग गए, हमें भी एक आइडिया आ चुका था कि एग्ज़ाम्स या पोस्टपोन हो सकते हैं या एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे। तो फिर अभी ये डिसीजन मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं था, शॉकिंग नहीं था, क्योंकि इतने केसेस हमारे एरिया में बढ़ रहे थे और स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहां दूसरे देशों की स्थिति भी समझनी होगी। ब्रिटेन में सभी हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में जो छात्र हायर सीनियर सेकेंडरी की श्रेणी में आते हैं, उनकी बीएसई परीक्षा को रद्द कर दिया गया, और ऐसा वर्ष 1808 के बाद पहली बार हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब, मैक्सिको, कुवैत और नॉर्वे में भी कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया, परीक्षाएं भी टाल दी गई। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जा रही हैं। इनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जहां पहली बार छात्रों ने मेडिकल की परीक्षा ऑनलाइन दी। कोरोना के खतरे का अंदेशा दुनिया के हर देश को था, इसीलिए छात्र भारत सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं है। 2020 की तरह 2021 में भी अगर कोरोना को हराना है तो पब्लिक को ही आगे आना होगा, फ्रंट से लीड लेनी होगी। मसलन महाराष्ट्र में जिस तरह से मामलों में इजाफा हुआ, उसके बाद सिवाय एहतियात के पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया। इसलिए अपनी जान भी बचाइए और दूसरों की भी बचाइए।
ऐलान कर दिया गया है। ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। ये जो महाराष्ट्र शासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है, वो आदेश आज 8 बजे से लागू हो जाएगा। उसमें कुछ प्रतिबंध शासन ने लगाए हैं। वो प्रतिबंध शासन ने कई माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं भी आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, शासन ने इस बार बहुत सोच समझ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी आदमी पर कोई असर ना आए, इसलिए सारे ग्रॉसरी की दुकान जो आपको रोज़ के खाने की समस्या है उसको नज़र में रखते हुए उनको शुरू रखा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी दुकानें हैं वो शुरू रखी गई हैं। और आपको बता दें कि 8 बजते ही आज महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है, लेकिन इस वक्त मुंबई में अंधेरे की तस्वीर आप देखिए जरा। ये हालत क्या बताते हैं आपको। इस वक्त मुंबई की सड़क पर पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। बम्पर से बम्पर टकराते हुए गाड़ियां चल रही हैं, ये नौबत है। और जबकि मुंबई में अभी कर्फ्यू शुरू हुए 14 मिनट बीत चुके हैं। पारस कोठारी मुंबई के अंधेरी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहला दिन था आज, सबको मालूम था कि आज से कर्फ्यू लागू हो जाएगा 8 बजे के बाद। उसके बावजूद कम से कम सड़कों पर तो गाड़ियों की कहीं कोई कमी नहीं है। पारस, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, 24 घंटे बीत चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऐलान के, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा देखें, जो तस्वीरें हमने आपको यहाँ से भेजी हैं, आप देखिए अच्छी खासी यहाँ पर जाम लगा हुआ है। काफ़ी गाड़ियाँ हैं इस वक्त रोड पर। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको ये नज़ारा देखकर कि इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी सड़कों पर जो कर्फ्यू को एक तरीके से फेल कर रही हैं। जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल ऐलान करा, 24 घंटे उसको बीत चुके हैं ऐलान को, उसमें साफ कहा गया था कि आज रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई शहर में भी कर्फ्यू होगा। धारा 144 लागू हो जाएगी और किसी को भी सड़कों पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन ये नज़ारा देखकर यह साफ जाहिर है कि इस वक्त कर्फ्यू का कोई असर मुंबई शहर में तो नहीं है। सौरभ, क्या ये कह सकते हैं कि आज चूंकि पूरा दिन तो नॉर्मल रहा, लोग अपने कामकाज पर भी गए होंगे, रात 8 बजे के बाद से ये सारे नियम लागू होने थे, तो ये सारा वो अपने घरों को वापस जाता हुआ ट्रैफिक है और शायद जैसे जैसे अब वक्त बीतेगा मुंबई की सड़कें खाली दिखाई दें, ये उम्मीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जो कायदा बोलता है वो ये कहता है कि 8 बजे के पहले इन सभी लोगों को अपने घर पहुंचना चाहिए था। ऑफिसेज की भी जल्दी छुट्टी कर दी गई थी, 5 बजे के आसपास ऑफिसेज बंद हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सड़कों पर गाड़ियां हैं। मैं आपको अलग अलग बाज़ारों का भी बताऊं, बाज़ार थोड़ी देर पहले तक खुले हुए थे, बैरिकेडिंग भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी सेंटा क्रूज से लेकर जोगेश्वरी के इलाके तक बैरिकेडिंग ना के बराबर है। पुलिस की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है इस हाईवे पर फिलहाल। हो सकता है कि अगले आधे एक घंटे में बैरिकेडिंग लगा दी जाए और उसके बाद ट्रैफिक में थोड़ी कमी आए। लेकिन फिर भी ये बात आपने ठीक कहा कि अगर दफ्तरों की छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, अगर हर एस्टैब्लिशमेंट इस बात के लिए पहले से तैयार था कि 8 बजे के बाद सड़कों पर रहना आज के दिन गैरकानूनी माना जाएगा, तब तो फिर ये भीड़ जो अभी इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रही है, जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल समझ से परे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बता दूं सौरभ कि कई सारी एम्बुलेंसेज इस वक्त मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो मरीजों को उनके घरों से अस्पताल तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर इस तरीके का ट्रैफिक नजर आएगा तो ये जो एम्बुलेंसेज हैं इनको भी ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। हमने अपने कैमरे से भी कुछ ऐसी तस्वीरें शूट की हैं जिसमें एम्बुलेंसेज इस ट्रैफिक में फंसी हुई थी, जो मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने का काम कर रही थी। तो ये ट्रैफिक जो है इस काम में भी बाधा डाल रहा है। यकीनन पारस, आपके पास हम आपसे थोड़ी देर के बाद फिर लौटेंगे, देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर उस वक्त क्या हालत रहती है। लेकिन इस वक्त तो जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना का कर्फ्यू शुरू होने के 15-17 मिनट बाद भी इस वक्त नॉर्मल ट्रैफिक आपको बल्कि उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है मुंबई की सड़क पर। यह अंधेरी की तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और अभी पारस आपको बता रहे थे कि बाजार भी अब से थोड़ी देर पहले तो खुले हुए थे, वहां भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। हेलो, और तिलक टर्मिनस से इस वक्त राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए।
राजेश, वहां क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है आपको? कर्फ्यू का असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, कर्फ्यू का असर सड़कों पर जरूर होगा, लेकिन यहां पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस की आपको तस्वीर दिखा दूं। कैमरामैन सचिन सावंत से कहूं कि वो तस्वीर दिखा दे। यहां पर भीड़ है, और भीड़ इस वजह से है क्योंकि लोग जो है वो अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। सब प्रवासी हैं, श्रमिक है, रोजाना डेली वेजेस वर्कर हैं यहाँ पे, जो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ट्रेन जो खुल रही हैं, शाम को ज्यादा ट्रेन खुलती हैं सौरभ, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, बंगाल के लिए। यही वजह है कि यहाँ पे भीड़ जो है शाम के 5 बजे से एकाएक बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रात में भी ट्रेनें हैं। कई लोग जिनकी ट्रेनें कल है वो भी अभी भी यहां पहुंच रहे हैं। उनका मानना है कि लॉकडाउन लग गया है, यातायात की सुविधा शायद उन्हें न मिले, इस वजह से वो पहले ही यहां पे पहुंच गए। कुछ लोगों से हम मिले जिनकी ट्रेन जो है सवेरे 4 बजे है, लेकिन वो आज शाम को 4 बजे ही यहां पे पहुंच गए। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग जो है वो इस लॉकडाउन से घबराकर, परेशान होकर, और कई लोग मजबूरी में इस वक्त अपने अपने राज्यों को, अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। अगर सड़क की मैं बात करूं तो सड़क पर ट्रैफिक जो है यहां पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो सड़क अप्रोच करती, वो अभी लगातार शुरू है, क्योंकि लगातार ऑटोज और टैक्सीज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, स्टेशन पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। और उसके पीछे मैंने वजह बताई कि कल जाने वाली ट्रेन के भी यात्री आज ही पहुंच रहे हैं यहां पे। जाहिर है उनके मन में यह बात होगी कि कल अगर सब कुछ बंद हो जाएगा, सड़कों पर कोई यातायात का साधन नहीं मिला, तो ये और परेशान होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अभी से आकर स्टेशन पर बैठ गए। शुक्रिया राजेश आपका। देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशान करने वाले हालात आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर बने हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कर्नाटक के बेल्लारी से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। और इन तस्वीरों में कॉमन ये है कि पाबंदी के बावजूद पब्लिक भगवान के दरवाजे पर जा रही है। तो क्या कोरोना की लड़ाई अब भगवान भरोसे आ गई है? तस्वीरें देखिए, आंकड़े जानिए, और प्लीज मंदिर में पूजा का काम पुजारी को करने दीजिए। आप अपने घर में बैठकर भगवान का नाम लीजिए। दूर दूर तक देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक देखिए, आपको किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तस्वीरें कुंभ में गंगा स्नान की हैं। मास्क लगाने की यहां कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। गंगा के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ है और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के डुबकी लगाई जा रही है। आस्था इस तरह हावी है कि जान की कोई फिक्र नहीं, प्राणों पर कोई संकट किसी को महसूस नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोग तबलीग जमात से कुंभ की तुलना कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के विद्वान मुख्यमंत्री अनोखे बयान देकर कोरोना की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कुंभ की तुलना तबलीग जमात के सम्मेलन से नहीं की जा सकती, क्योंकि तबलीग जमात का कार्यक्रम एक बंद कमरे में था और कुंभ का आयोजन तो खुले में हो रहा है। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये कोरोना स्प्रेडर स्टेटमेंट सुनिए, फिर आपको देश के बाकी मंदिरों का हाल भी दिखाएंगे। तो उनको समय सीमा में बांधा है, तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोलना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय। तीरथ सिंह रावत ने अपने विवादित बयानों की लिस्ट में एक और बयान शामिल करवा लिया है, और वो ये है कि मां गंगा के आशीर्वाद की धारा में कोरोना भी बह जाएगा। लेकिन कोरोना के केस तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना फैलने का रेट हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में हरिद्वार में जूना अखाड़ा के 5 और निरंजनी अखाड़ा के 2 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव हैं।
अखिलेश यादव ने भी कुंभ का दौरा किया था और कई साधु संतों से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आपको हैरान कर देगी। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन हरिद्वार में 30 लाख लोगों ने कुंभ का स्नान किया था। हरिद्वार में कुंभ मेले के पूरे इलाके में ही सोमवार को 66,203 कोरोना टेस्ट किए गए थे। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में सिर्फ कुंभ मेले के एरिया के अंदर ही कोरोना के 1086 मामले सामने आए थे। क्या कुंभ मेले में इन लोगों की मौजूदगी से कोरोना नहीं फैला होगा? उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत की ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए। ये कर्नाटक के बेल्लारी का वीडियो है। ये उसी भारत की तस्वीर है जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,000 केस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 24 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बेल्लारी के हिक्कल कोटे गांव में सिद्धेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में हर साल रथ उत्सव होता है। मंदिर प्रबंधन ने पहले श्रद्धालुओं की संख्या तय की थी, नियम और गाइडलाइन तय की थी, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच में रस्सी पकड़ने की होड़ लग गई और सारे नियम कानून गाइडलाइन वैसे ही धराशायी हो गए जैसे पुलिस की लगाई ये बैरिकेडिंग अब सड़क पर पड़ी हुई है। जब मुसीबत आती है तो एक के बाद एक लगातार आती है। पहले से कोरोना का रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है और ठीक इसी वक्त में देश में नवरात्रि भी चल रही है। देवी के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रसिद्ध मंदिर की रिपोर्ट देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मौजूद मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की ये तस्वीर देखिए। ये 7 तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6 और तस्वीर नंबर 7। आस्था इस तरह हावी है कि लोगों ने अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ नवरात्रि में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन ने यहाँ नवरात्रि से पहले ही गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया था। विंध्याचल मंदिर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर में दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एक बार में मंदिर में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत है। प्रशासन लाख दावे करे, गाइडलाइन का हवाला दे, लेकिन सच्चाई क्या है ये इन तस्वीरों से समझ में आती है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी लाइनों में बिल्कुल ठुसे हुए हैं। देश में कोरोना नए नए रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बना रहा है, इसके लिए इस तरह की भयानक तस्वीरें जिम्मेदार हैं। कोरोना के संकट में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अब और भी दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के संकट को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने भी गाइडलाइन तय कर दी है। आज से मंदिर में नया नियम लागू कर दिया गया है और वो ये है कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। इसकी वजह भी है, मंदिर में उपासना करने वाले पुजारियों और सेवादारों पर भी कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 23 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन से रोका भी जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने रविवार को मंदिर बंद रखा था। एहतियात बरतते हुए मंदिर कमेटी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन से पहले RT-PCR की जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में भी अब ये नियम लागू कर दिया गया है कि पहले कोरोना की जांच करवानी होगी, फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। देश के तमाम मंदिरों का मैनेजमेंट बहुत तेजी से अपने सिस्टम में बदलाव कर रहा है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर की वेबसाइट से ऑनलाइन पास जरूरी कर दिया गया है। दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक टाइम स्लॉट बनाए गए हैं। दर्शन के पास की संख्या भी निश्चित कर दी गई है। मंदिर में गोल घेरे बना दिए गए हैं और यही गोल घेरा अब
कोरोना का सुरक्षा चक्र भी है। मंदिर में ठहरने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। दर्शन तुरंत कर मंदिर से बाहर निकल जाने का निर्देश है। यहाँ फूलों की दुकानों को बंद कर दिया गया है और मां के दर्शन सिर्फ दूर से ही करने की इजाजत है। इस वक्त हम दिल्ली के कालका जी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और कालका जी मंदिर के अंदर की परिसर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी भक्त अंदर नहीं आएगा और तमाम जो ये गेट हैं, एंट्री पॉइंट हैं मंदिर परिसर के, इन्हें ग्रिल के जरिए बंद किया हुआ है। कुछ 1-2 गेट खुले हैं तो वहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि बाहर से ही भक्तगण दर्शन करें और बाहर से ही निकल जाएं। और एक ब्रेक के बाद हम उस राज्य की बात करेंगे जो कोरोना की उस पहली लहर में बचा हुआ था, बिहार। बिहार में कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले क्यों हैं, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।